भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री आज एक साइलेंट सुपर पावर बन चुकी है। इसका बिजनेस 1.5 लाख करोड़ की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। इस सेक्टर में 89 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, यानी हर सरकारी पुलिस वाले पर 3 सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड्स लगे हुए हैं। ये गांव से आते हैं, अनपढ़ होते हैं, बेबस लोग बड़े बड़े शहरों में गार्ड्स बन जाते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं सिर्फ 8 और 10 हजार रुपए के लिए। न मेडिकल मिलता इनको, न शिकायत की कोई जगह होती, न सुरक्षा की कोई गारंटी। समाज इन्हें घरेलू नौकर की तरह इस्तेमाल भी करता है और नेता तो इन्हें चुनावों पर अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। इन्हें जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, शोषण और मारपीट जैसी घटनाएं इनके साथ आम हैं। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इनकी कोई सरकारी निगरानी नहीं है, कोई नेशनल डेटाबेस इनका नहीं है, कोई ठोस बैकग्राउंड इनका चेक नहीं किया जाता, नौकरी पर रख लिया जाता है। तो क्या हम एक ऐसा सुरक्षा ढांचा खड़ा कर रहे हैं जो खुद असुरक्षित है? इज दिस रैपिडली ग्रोइंग प्राइवेट आर्मी बिकमिंग अ न्यू थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत की प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक इस सेक्टर में करीब 89 लाख लोग काम कर रहे हैं। 2022 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRD की रिपोर्ट आई थी। तब पता चला था कि पूरे देश में पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 28 लाख ही है, यानी हर एक सरकारी पुलिस वाले के मुकाबले में 3 से ज्यादा प्राइवेट गार्ड तैनात हैं। एक फैक्ट ये भी है कि देश की सारी पुलिस और सारे अर्धसैनिक बलों को काउंट करें तो भी कुल संख्या में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या काफी अधिक होगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट बताती है कि इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं उनकी संख्या इंडियन रेलवे में काम करने वाले और फौज में नौकरी करने वालों को अगर मिला दिया जाए तो भी इनसे ज्यादा होगी। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ग्रांट थॉर्टन ने मिलकर 2023 में प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की जब वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बैठी और हर साल ये वैल्यूएशन 20% की रफ्तार से तेजी से बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में तो हाल ये है कि गेटेड सोसाइटीज जिनके बाहर गार्ड तैनात रहते हैं, ये आपको मॉल के बाहर भी मिल जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के बाहर सुरक्षा में बंदूक लेकर बैठे दिख जाते हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी पार्क और अस्पतालों की रोज की सुरक्षा भी पूरी तरह इन्हीं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के कंधों पर टिकी होती है। ये दिखाता है कि यह सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इतनी तेजी से क्यों? इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि भारत में 1 लाख आबादी पर सिर्फ 158 पुलिसकर्मी हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस की सिफारिश है कि 1 लाख की आबादी पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। स्पेशली स्टेट पुलिस फोर्स हमेशा से इन परेशानियों से जूझ रही होती है। ये है वो परेशानियां: स्टाफ की कमी, कम सैलरी और ऐसी अनचाही ड्यूटीज जो बड़े बड़े अफसर इन गार्ड्स से करवाते हैं। कोई कुत्ते को टहलाने को कहता है, कोई बाजार से सब्जी मंगाता है। ऐसे में हालात खराब होते ही हैं और क्राइम का डर और भी बड़ा हो जाता है। डर प्रॉपर्टी की सुरक्षा का, या फिर जमीन का, या फिर बाइकें चोरी होने का, या कीमती वस्तुओं का डर होता है। उभरते मिडिल क्लास के पास अब कोई और रास्ता बचता नहीं सिवाय प्राइवेट गार्ड्स को नौकरी पर रखने के। अब सरकार ने ये सब नोटिस किया तो 2005 में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट यानी PSARA बनाया गया ताकि प्राइवेट सिक्योरिटी फर्मों के लाइसेंस, ट्रेनिंग और ऑपरेशंस को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद भी जमीन पर हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। हर स्टेट में इसे अलग अलग तरीके से लागू होना होता है और ज्यादातर जगहों पर तो हाल इतना बेहाल है कि ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड वो 160 घंटे की ट्रेनिंग तक नहीं ले पाते जो कानूनन जरूरी है, और ज्यादातर कंपनियों का कोई रेगुलर ऑडिट भी नहीं होता। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की 2022 की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि बड़े स्टेट्स में 70% से ज्यादा एक्टिव सिक्योरिटी कंपनियों के पास पूरे नियमों के मुताबिक लाइसेंस भी नहीं है, यानी 70% कंपनियां लगभग फर्जी तरीके से चल रही हैं। और इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि देश में अब तक गार्ड्स का कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है। मतलब बैकग्राउंड चेक करना आसान नहीं है, बल्कि अक्सर होता ही नहीं है चेक। कई बार ऐसे लोग भी गार्ड बना दिए जाते हैं जिन पर या तो आपराधिक मुकदमे कहीं दर्ज होते हैं या जिनके राजनीतिक कनेक्शंस होते हैं। जैसे
साल 2019 में नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी ने जिस गार्ड को रखा था, बाद में पता चला कि उस पर किसी दूसरे स्टेट में कई हमले के केस दर्ज हैं। ये बड़ा डिफरेंस है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और सरकारी पुलिस में। सरकारी पुलिस को चुनी हुई सरकारों और अदालतों के सामने जवाब देना पड़ता है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ अपने ठेकेदार या उस क्लाइंट के प्रति जवाबदेह होते हैं जिसने उन्हें हायर किया हुआ होता है सिक्योरिटी के लिए। इसी वजह से कई बड़ी कंपनियों और रसूखदार लोगों ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पर ऐसी टीम खड़ी कर रखी है जो असल में एक तरह की मिनी मिलिशिया जैसी है। इन पर कोई सार्वजनिक निगरानी नहीं होती। कई बार ऐसे देखने को भी मिलता है कि इन गार्ड्स का इस्तेमाल धरना देने वाली जनता या हड़ताल करने वाले लोगों के विरोध को दबाने के लिए भी किया गया है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब पब्लिक स्पेसेस का प्राइवेटाइजेशन शुरू हो जाए। आज रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बैंक और कई सरकारी ऑफिसेज में पुलिस की जगह प्राइवेट गार्ड तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हर जगह पर सरकार की मौजूदगी कम होती जा रही है, तो क्या हम धीरे धीरे देश की ताकत को प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये एक ऐसा बदलाव है जो सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी हिला सकता है। ज्यादातर गार्ड ऐसे इलाकों से आते हैं जो या तो पिछड़े राज्य हैं या फिर बेहद दूर दराज के गांव से होते हैं। इन लोगों को न तो कानून की कोई जानकारी होती है, न ही मजदूरी के हक का कोई पूरा इल्म होता है। ये लोग दिन में 12-12 घंटे की ड्यूटी तक करते हैं, लेकिन महीना भर की तनख्वाह कई जगह सिर्फ 8,000 रुपए तक ही मिलती है। इन्हें न तो मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, न ही कोई शिकायत सुनने या हल करने वाला सिस्टम इनके लिए बनाया गया है। उनकी वर्दी भले ही चमकती हो, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट और हक पूरी तरह धुंध में गुम हैं। कई गेटेड सोसाइटीज में तो इन गार्ड्स को सुरक्षा कर्मी नहीं बल्कि घरेलू नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजा खोलना, गाड़ी पार्क करना, पार्सल लेकर आना, इनका काम सुरक्षा से ज्यादा हुक्म बजाना बन गया है। ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ इस बात पर बवाल हो गया था कि एक कार पर स्टिकर नहीं था। बात हाथापाई तक पहुंच गई, यानी सुरक्षा देने वालों की अपनी ही सुरक्षा खतरे में थी। एक गार्ड ने यहां तक कहा कि हमें सुअर समझा गया, जाति के नाम पर गालियां दी गई। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि उनके साथ जाति सूचक गालियों के साथ बर्ताव किया गया जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। ये अपमान सिर्फ जुबान तक नहीं रहा। 19 मई को मुंबई के सेंट्रल इलाके में आने वाले अग्रिपाड़ा में एक जमीन विवाद को लेकर प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया गया। एक आरोपी तो सिंगल बोर राइफल लेकर आया था और पुलिस अफसरों के मुताबिक उसने गार्ड्स पर फायरिंग भी की। ये उस हकीकत का कड़वा चेहरा है जहां जाति के नाम पर ताकत के नशे में चूर लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। इन दोनों ही मामलों में सिक्योरिटी गार्ड्स पर दबाव डाला गया कि वो अपनी FIR वापस ले लें। आखिरकार उन्होंने ऐसा किया भी। अपनी बेइज्जती को निगल कर फिर से उसी सोसाइटी में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, FIR वापस ले ली और उन्हीं लोगों को आज सलाम ठोकना पड़ रहा है जो उनका अपमान कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 19 साल की महिला सिक्योरिटी गार्ड की मौत की खबर भी ऐसी ही है जो दिल दहला देगी। लड़की झारखंड की रहने वाली थी, हाई राइज बिल्डिंग के पास अपनी मौसी के साथ रह रही थी। उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी महज 1 महीने पहले ही शुरू की थी। एक दिन सुबह सुपरवाइजर ने उसे ऑफिस बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लगभग 45 मिनट बाद पीड़िता रोने लगी, अपने साथियों को पूरी बात बताई, अस्पताल ले जाया गया। लड़की बस इतना कह पाई, उसने मेरे साथ गलत काम किया, और उसकी मौत हो गई। क्या कीमत रही होगी उसकी मौत की? 8,000, 10,000, 15,000, यही तो होगी उसकी सैलरी। प्राइवेट गार्ड्स की सैलरी 8 से 15,000 रुपए के बीच होती है। ड्यूटी रोजाना 12 घंटे की, ना कोई पेंशन, ना मेडिकल सिक्योरिटी, ना भविष्य की कोई गारंटी। 2021 में सरकार ने एक वेजेस काउंसिल फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर बनाया था ताकि इस सेक्टर के लिए पॉलिसी बदली जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस बदलाव जमीन पर नहीं दिखा। इनमें से ज्यादातर गार्ड माइग्रेंट मजदूर होते हैं जो दूसरे शहरों से आए हुए रोजगार की तलाश में मजबूरी में होते हैं और इसी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। इन्हें धमकाना आसान है, समझौते के लिए मजबूर करना और भी ज्यादा आसान है। इनकी ड्यूटी तो सुरक्षा की होती है, लेकिन असल में ये खुद सबसे कम सुरक्षित होते हैं। उस लड़की को देख लीजिए, महज 1 महीने की नौकरी और फिर दुष्कर्म और मौत। इतनी लापरवाही इतने बड़े सेक्टर के साथ हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार का कोई रोल तय नहीं होगा। प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वाली फर्म्स को राजनीतिक सरपरस्ती मिल ही रही है, जो अब सबसे खतरनाक ट्रेंड बनती जा रही है। कई फर्म ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो पहले पुलिस या फौज में रह चुके हैं
और उनके राजनीतिक दलों से गहरे रिश्ते हैं। राजनेताओं का इसमें फायदा यह है कि चुनावों के दौरान प्राइवेट सिक्योरिटी बहुत काम आती है। किसके खिलाफ, किसके पक्ष में, यह सवाल अभी भी सवाल ही है, लेकिन आती है। अब इस कहानी में कई पहलू हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स खुद सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो वहीं इनसे समाज को भी खतरा है क्योंकि इनकी कोई निगरानी नहीं है। 2023 में गृह मंत्रालय ने एक गंभीर चेतावनी जारी की थी। हैदराबाद के एक संवेदनशील DRDO लैब के पास एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया था जिसके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके थे और वो वहां मोबाइल से वीडियो बना रहा था। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की कंपनी जहां हथियार बनाए जाते हैं, तमाम रिसर्च चलती हैं। वहां कोई वीडियो बना रहा है तो उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। अब ये मामला सिर्फ चोरी चकारी या छोटे मोटे अपराध तक सीमित नहीं रहा, वो देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन सकता है। ये एक ऐसी चूक है जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का रास्ता बन सकती है। जैसे जैसे भारत एनर्जी, टेलीकॉम और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा देने की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हकीकत ये है कि हम अशिक्षित और बगैर निगरानी वाले मैन पावर को धड़ाधड़ सिस्टम में झोंक रहे हैं। सबसे बड़ा संकट ये है कि आज भी देश में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का कोई नेशनल डेटाबेस मौजूद नहीं। अगर कोई गार्ड दिल्ली में अनुशासनहीनता या अपराध की वजह से निकाला गया तो वो अगले ही हफ्ते मुंबई में फिर से नौकरी पा सकता है बिना किसी बैकग्राउंड चेकिंग के। पुलिस की कमी को भरने के लिए जो प्राइवेट व्यवस्था बनाई गई थी वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसमें फौज और अर्धसैनिक बलों से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ना कोई रेगुलेशन, ना ऑडिट, ना पारदर्शिता। हमने जिस ताकत को अपना सहारा समझा था वो अगर कंट्रोल से बाहर हुई तो ये प्राइवेट सेनाएं, ये प्राइवेट आर्मीज खुद एक खतरा बन सकती हैं। और तब सवाल ये नहीं होगा कि किसने सिक्योरिटी दी, बल्कि सवाल तब ये होगा कि किसने सिस्टम को समय रहते समझा ही नहीं। धन्यवाद।